Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about digestion in different types of animal strategies for getting and using food as well as diversity in invertebrates. Digestion आपको पता है basically two types की होती है. इंट्रासेलुलर वैसे हमने डाइजेशन को ब्रीफली डिफाइन भी किया था और डिटेल से डिस्कस किया था ह्यूमन डाइजेशन में. अब हम ये देख रहे हैं कि डाइजेशन अगर पूरे एनिमल किंगडम में कंसिडर करें, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर. इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो डाइजेशन है जो सेल के अंदर होती है, और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन वो है जो कि सेल के बाहर होती है. इंट्रा मीन्स अंदर एंड एक्स्ट्रा मीन बाहर. ये जो डायग्राम है आपकी बुक, इसको देखिए. Intracellular digestion में animals, what they do, they take in small pieces of food particles by phagocytosis और endocytosis. और ये इसके सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल है जिसने फूड पार्टिकल को एंडोसाइटोसिस के जरिए अपने अंदर कर लिया, वैक्यूल बना लिया. फूड के वैक्यूल के साथ लाइसोसोम आके जुड़ जाता है और उस फूड को डाइजेस्ट करता है, फिर न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में अब्सॉर्ब कर लेता है. ये डाइजेशन क्योंकि सेल के अंदर हुई है, so it is intracellular digestion. अमूमन ये from outside the animal, the organism directly picks the food from outside the body. Extracellular digestion में क्या होता है कि cells, different cells of the different body parts, they make digestive enzymes and release them in the cavity digestive system. जैसे हमारे माउथ में सलाइवा रिलीज होता है, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर इंटेस्टाइनल जूस और पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, इस तरह डिफरेंट सेल्स जो हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं और रिलीज करते हैं गट कैविटी में. वहां पर फूड अवेलेबल होती है और वो एंजाइम्स जो हैं उस फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं. फूड मटेरियल जब ब्रेक डाउन हो जाता है लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है. वो न्यूट्रिएंट्स फिर सेल्स एब्सॉर्ब कर सकते हैं. ठीक है जी. तो वो सूरत हाल जब सेल के अंदर डाइजेशन होगी, कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, द कंडीशन इन व्हिच द फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल but inside a body cavity part like gut cavity, digestive tract, etc. That is called extracellular digestion. दोनों सूरतों में डाइजेशन होती है और डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड को सेल्स एब्सॉर्ब करते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रेटजीज. एक बेसिक बात ये है कि एक क्लासिफिकेशन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फीडर्स. कंटिन्यूअस फीडर्स वो हैं जो कि सेसाइल होते हैं. सेसाइल ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि मुसलसल एक ही जगह पे रहते हैं, मूव नहीं कर सकते. ठीक है, ऐसे एनिमल्स या ऐसे वर्म्स जो कि मूव नहीं कर रहे अपनी जगह से, वर्म्स, बार्नकल्स, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली फूड को फिल्टर करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. ठीक है जी. दे आर प्रेजेंट इन अ प्लेस जहाँ पे वाटर जो है वो मूव कर रहा हो. एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन ओशंस, और ओशन बॉटम पे समझिए कि हर वक्त एक शॉवर ऑफ फूड पार्टिकल्स हो रहा होता है, उस वाटर को यूटिलाइज करते हैं. दे आर कॉल्ड कंटिन्यूअस फीडर्स. कंटिन्यूअस फीडर्स अमूमन एक्टिव होते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं, मूव करते हैं तेजी से, और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशल जगह होती है जहाँ पे वो, एक तो वो पार्ट होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करे फिर स्टोर करे, और दे आर केपेबल ऑफ मोस्टली परसुइंग एंड कैप्चरिंग देयर प्रे. और जब उनको फूड अवेलेबल होता है तो वो अपने उस लार्ज स्टमक में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कुछ हिस्सों में स्टोर कर लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डाइजेस्ट करके खाते हैं. जैसे शेर, अगर आपको पता हो कि शेर जो है वो 8 दिन के बाद शिकार करता है और खाता है. ठीक है जी. वो जो शिकार उसने खाया वो 8 दिन तक उसके स्टमक में स्टोर रहता है, थोड़ा थोड़ा होकर डाइजेस्ट करते रहते हैं. ठीक है जी. इस लिहाज से हम हर्बीवोर्स को देखें, गाय, बकरियों, जेब्रास वगैरह को, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कंटिन्यूअसली ईटिंग फूड. एलिफेंट्स, पांडास वगैरह ये बहुत देर खाते रहते हैं. लेकिन मतलब हम उनको कंटिन्यूअस फीडर्स तो नहीं कह सकते, वो भी डिसकंटिन्यूअस फीडर्स हैं, लेकिन दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मोर टाइम इन ईटिंग फूड एंड च्यूइंग फूड, क्योंकि उनकी फूड अमूमन हार्ड या ऐसे मटेरियल की होती है जिसको ज्यादा च्यू करना पड़ता है. सस्पेंशन फीडर्स वो होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, कैप्चर करते हैं, और उनका एक फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर होता है. फीडिंग स्ट्रेटजी के बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पास द फीडिंग स्ट्रक्चर के, ऐसा वाटर जो इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं वो बॉडी के अंदर की तरफ आए और वहां पे फीडिंग स्ट्रक्चर जो भी उसका बॉडी पार्ट है उसमें से गुजरे, और रिमूवल न्यूट्रिएंट्स का वाटर से. नंबर 2 स्टेप्स
एंड द थर्ड स्टेप इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द माउथ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आप जो डिटेल से एग्जांपल पढ़ेंगे वो बायोवैल्व्स की पढ़ेंगे अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में। स्पॉन्जेस है, एसिडियंस है, ब्रेकियोपोड्स है। अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारी एग्जांपल्स दी होती हैं, आप समझने के लिहाज से तो देख लें, लेकिन याद करने के लिहाज से आपने एक्चुअली हर टॉपिक की टू ही एग्जांपल्स करें, दैट इज एनफ। नाउ वी कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ फीडिंग विच इज कॉल्ड डिपॉजिट फीडर्स। डिपॉजिट फीडर्स जो है वो फीडर्स होते हैं जो कि ओमनिवोरस होते हैं, और वो जमीन या तो जमीन की मिट्टी को खा रहे होते हैं या समुंदर या दरिया की तह में जो कीचड़ सी होती है उसको खा रहे होते हैं। वो जो डिपॉजिट हुआ होता है उसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, उनको वो डाइजेस्ट करते हैं एनिमल्स और फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, और बाकी जो मिट्टी होती है कीचड़ होती है वो उनकी बॉडी से बाहर निकल आती है। आप इस एग्जांपल से फेमिलियर होंगे मेरे ख्याल में अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म जो है आपको पता है कि जहाँ मिट्टी में घुसता है, लंबी की सी मिट्टी की तरह टेढ़ी मेढ़ी सी स्ट्रक्चर सॉइल के ऊपर नजर आता है। क्या करता है कि ऐसी सॉइल जहाँ पे डेड डिकेइंग मटेरियल ज्यादा हो वहाँ उस सॉइल को ईट करता चला जाता है और बॉडी में से उसको गुजारता जाता है, जो उसमें से फूड मटेरियल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, और बाकी मटेरियल उसकी बॉडी से बाहर निकल आते हैं। तो डिपॉजिट फीडर्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं सेडिमेंट को या नीचे बैठी हुई मिट्टी को, चाहे वो सॉइल हमारी जैसे अर्थवॉर्म तो मिट्टी में होता है नॉर्मल टेरेस्ट्रियल सॉइल में, और बहुत सारे ऐसे हैं क्लैम्स, एपेंकुलेंसी, कुकम्बर जो कि समुंदर या दरिया के नीचे की मिट्टी को यूज करते हैं। मैंने कहा हर्बीवोरी अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि च्यूइंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग ऑफ द फूड मटेरियल। इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंट मैकेनिज्म्स इवॉल्व हुए में आपकी जो एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे दैट इज अबाउट स्नेल। स्नेल जो है इसका माउथ होता है, ठीक है। माउथ के अंदर जिसकी टंग होती है, वैसे तो बाज इंसानों की बड़ी कांटेदार जुबान होती है, लेकिन इसकी तो जुबान के ऊपर ना टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो भी फूड मटेरियल प्लांट का है, कोई भी प्लांट का हिस्सा है, कोई एलजी है, उसको स्क्रैप ऑफ करने के लिए अपनी जुबान बाहर निकालता है और उस सरफेस के ऊपर फेरता है। तो वो सारा जो एलजी या लीफ का सरफेस है वो छोटे छोटे टुकड़े होकर उसके मुंह के अंदर से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ चला जाता है, एंड देन इट इज केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, ठीक है जी। तो ये हर्बीवोरी हो गई इन केस ऑफ स्नेल्स। मोलस्का में भी कुछ इसी तरह का काम हो रहा होता है, पोलीकीट वर्म्स में भी और आर्थ्रोपोड सी अर्चिन्स में भी। रेडुला की जो भी हमने टंग देखी है स्नेल की, इस टंग का एक अलग से नाम है विच इज कॉल्ड रेडुला, ठीक है। रेडुला जो है वो रैस लाइक टंग होती है, जो कि इसके ऊपर छोटे छोटे टीथ होते हैं विच आर कॉल्ड द काइटिनस टीथ, और ये जो है यूज्ड बाय स्नेल्स टू टीयर ऑफ प्लांट्स और स्क्रैप ऑफ एल्गी। पोलीकीट्स जो हैं इनके काइटिनस टीथ होते हैं फेरेंक्स में या प्रोबोसिस में, और वो उसको बाहर निकाल सकते हैं। हम अपने फेरेंक्स को, हमारा हलक जो है हम कभी बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन पोलीकीट्स जो है ना वो अपना पूरा फेरेंक्स बाहर निकाल लेते हैं और उसके ऊपर जो काइटिनस टीथ है उसकी मदद से एल्गी को स्क्रैप ऑफ करके खा लेते हैं, ठीक है जी। और मैक्रोहर्बीवोरी जो है वो आर्थ्रोपोड्स में है, इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस लार्ज इनके अपर और लोअर जॉज होते हैं जिसके जरिए ये प्लांट मटेरियल को ग्राइंड भी कर सकते हैं, च्यू भी कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रीडेशन जो है ये डिफरेंट इसके मैकेनिज्म्स हैं और डिफरेंट मेथड्स के जरिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स दे ईट कैप्चर देयर प्रे एंड देन दे ईट इट। इसमें पहली टाइप है मोटाइल स्टॉकर्स। मोटाइल स्टॉकर्स वो हैं जो अपने शिकार का पीछा करते हैं, जैसे शेर जो है ना वो पीछा करेगा और उसको पकड़ के अपने शिकार को खाएगा। इसमें प्रोटोजोआ भी है, नेमैटिड्स भी है, वगैरह वगैरह, ये सारे नाम आप एक बार पढ़ लीजिएगा। लर्किंग प्रेडेटर्स वो होते हैं, अगर आपने कोई बिल्ली को शिकार करते देखा हो कि वो चुप के बैठी रहती है और अचानक से हमला करती है बर्ड को या किसी भी चीज को पकड़ लेती है, ठीक है, विद इन सीजिंग डिस्टेंस। इसमें मेंटिसेस भी हैं, श्रिम्प भी हैं, वर्टिब्रेट्स वगैरह शामिल। सेसाइल अपॉर्चुनिस्ट वो होते हैं जो तेज तो नहीं भाग सकते, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि सेसाइल हैं, सेसाइल का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो कि मूव ना कर सके, तो ये इनको जब मौका मिले तो वो उस मौके से फायदा उठाते हैं और वो सिर्फ उसी प्रे को पकड़ सकते हैं जो इनके रीजन के करीब आ जाता है और कम्स इन कांटेक्ट विद इट। इसमें कुछ प्रोटोजोआ हैं, कुछ बार्नाकल्स और नाइडेरियंस हैं। ग्रेजिंग कार्निवोर्स ऐसे होते हैं जो कि सेसाइल या स्लो मूविंग एनिमल्स को
ईट अप करते हैं, दे सिंपली मूव ऑन द सरफेस एंड पिक अप दोज ऑर्गेनिजम्स। जैसे ये इनकी फूड है, ठीक है जी। स्पॉन्जेस मूव नहीं करते, एक्रोप्रॉक्स मूव नहीं करते, स्नेल्स बहुत स्लो मूव करते हैं। तो ग्रेजिंग कार्निवोर्स इस तरह के एनिमल्स को बॉटम ऑफ द सी या बॉटम ऑफ द रिवर से ईट अप करते रहते हैं। सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है वो ये सलाहियत है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके इर्द गिर्द न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं फ्लूइड के अंदर, तो फिर उन्हें क्या जरूरत है डाइजेस्टिव सिस्टम की? दे सिंपली एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर सरफेस। और ये न्यूट्रिएंट बहुत से केसेस में सी वाटर भी हो सकता है, कुछ केसेस में पैरासाइट्स ऐसे जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या और एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं या ब्लड के अंदर रहते हैं, ठीक है। जैसे लिवर फ्लूक, अगर हमारे लिवर में रह रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिवर में रह रहा है, या हमारे इंटेस्टाइन में एस्कैरिस रह रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सिंपली सरफेस से डाइजेस्टेड फूड या अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को। काइलोमोनास जो फ्री लिविंग है, वो अपने इर्द गिर्द के वाटर से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ, सिस्टोड वर्म्स, सिस्टोड वर्म्स में ही ये मैंने जो एग्जाम्पल दी है लिवर फ्लूक की आएगी। और एंडोपैरासिटिक गैस्ट्रोपोड्स, क्रस्टेशियंस, ये सारे जो हैं इनमें भी ये सलाहियत मौजूद है। उनका सच माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव ट्रैक भी नहीं होता। ओरिजिनल बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को अपने सराउंडिंग से, चाहे वो ब्लड है, चाहे किसी के इंटेस्टाइन है, चाहे कोई सी वाटर वहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। They also lack a mouth in many cases, जैसे gutless bivalves हैं या pogonoforum worms हैं, they simply absorb their nutrients from the body surface. Then comes the fluid feeders. Fluid feeders जो है वो ऐसे organisms हैं जो कि different तरह के fluids को, rich source of nutrients, उनको use करते हैं। और बहुत दफ़ा ये parasites भी होते हैं, जैसे कि intestinal nematodes जो हैं वो क्या करते हैं, एस्कैरिस की एग्जांपल की है, सॉरी, वहां पे कोई और एग्जांपल था इनकी, सिस्टोड की और दूसरों की। एंड एस्कैरिस बिलोंग्स टू इंटेस्टाइनल नेमाटोड ग्रुप। क्या करते हैं कि ये इंटेस्टाइन के साथ इनर वॉल को बाइट कर लेते हैं और वहां से ब्लड को सक करते रहते हैं। तो वो बॉडी का फ्लूइड यानी ब्लड सक कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड द फ्लूइड फीडर्स। इसी तरह एक्सटर्नल पैरासाइट्स, लीचेस हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, लाइस हैं, मॉस्किटोज हैं, ये सारे के सारे भी बॉडी में सुराख करके और वहां से उसको ब्लड को सक करते रहते हैं। सी लैम्प्रे के अभी हम माउथ को देखेंगे, जरा एक दफा देख ही लेते हैं। सी लैम्प्रे जो है वो एक्टिव पैरासाइट है और डिफरेंट फिशेस के बॉडी सरफेस के साथ अटैच होता है। अटैच किस तरह होता है? विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये इसका माउथ है। It has got a ring-like mouth which with many teeth, और ये टीथ जो है एक सक्शन प्रेशर बना लेता है, इसका ये माउथ है। और ये फिश को भी आपने हाथ लगाया, फिश को तो पकड़ना मुश्किल होता है, और जिंदा फिश जो स्विम कर रही है उसके साथ ही जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? अपने इन बहुत सारे टीथ की मदद से। उसकी जो जुबान होती है उसके ऊपर भी इसी तरह के टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जुबान को वो अंदर बाहर मूव करता है लैम्प्रे, और फिर उसकी मदद से अपने होस्ट की बॉडी में एक होल ड्रिल कर लेता है, और उस होल से जो डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड बाहर आता रहता है उसको वो हीट अप करता है। इसकी जो ये भी हमने फनल शेप्ड माउथ देखा था, इस पे 200 वो मौजूद होते हैं ड्रोने से, ठीक है जी। अच्छा, फिर इंसेक्ट्स जो है इनके भी हाईली सकिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाइज, मॉथ्स, एफिड्स के। एक दफा मैं आपको एक डायग्राम इसकी दिखा देती हूँ कि हाँ, ये देखें, दिस इज अ बटरफ्लाई, और ये इसका प्रोबोसिस या माउथ पार्ट है। ये इसको मैग्नीफाइड व्यू में देखें, इतना लंबा ये होता है। आम हालात में इसने इसको फोल्ड किया होता है, व्हेन इट रीचेस द फ्लावर्स, तो अपने इस प्रोबोसिस को एलोंगेट करके एट द बेस ऑफ फ्लावर जो नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं वहां से दे कैन डायरेक्टली सक अप द प्लांट फ्लूइड्स। इस तरह ब्लड सकिंग मॉस्किटोज, इनकी बात हमने यहाँ कर ली थी कि ये भी जो है ना पैरासाइट्स हैं, और इनके माउथ पार्ट्स जो है वो पियर्सिंग स्टाइलेट्स होते हैं इसके, और वहां से वो ब्लड सक करते हैं। अच्छा, पोलन और नेक्टर फीडिंग बर्ड्स जो है इनकी भी लॉन्ग बिल्स होती हैं, और स्पेशली स्पेशलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्लावर्स। अगर आपने कभी देखा हो कि जो हमिंग बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे होते हैं उनकी बीक की शेप अकॉर्डिंग टू द फ्लावर होती है। अगर फ्लावर टेढ़ा सा है तो उसकी बीक की शेप उसी तरह की होगी, और इनकी जो टंग होती है अमूमन वो ब्रश लाइक होती है या हॉलो होती है, और इसकी मदद से ब्रश लाइक टंग से पोलन को पिक कर सकते हैं और हॉलो से नेक्टर को कर सकते हैं, ठीक है जी। कुछ बर्ड्स की बीक है वो शॉर्ट होती है, और वो अपनी लॉन्ग टंग को यूज करके बेस ऑफ द फ्लावर तक पहुंच सकते हैं, या वो ऑब्टेन कर लेते हैं होल, फर्स्ट दे क्रिएट अ होल इन द बेस ऑफ द फ्लावर, एंड फ्रॉम देयर दे
तक का नेक्टर। मैमल्स में जो फ्लूइड फीडिंग है वो ब्लड की है, जो एक ही तरह के बैट्स है, वेम्पायर बैट्स, जो पूरी दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, साउथ और सेंट्रल अमेरिका में है। और ये बर्ड्स को और कैटल को और हॉर्सेस को अटैक करते हैं, एंड दे हैव गॉट फ्रंट टीथ विच आर वेरी शार्प, और उससे वो ब्लड वेजल्स को ब्रेक डाउन करके वहां से उस वूंड से ब्लड को लैप ऑफ करते रहते हैं, लैप दे लैप एट दैट ओजिंग वूंड। और नेक्टर फीडिंग बैट्स भी होते हैं जिनकी लॉन्ग टर्म होती है, ज्यादा बैट्स जो है ना वो नेक्टर फीडिंग, तो वो जो नेक्टर फीडिंग बैट्स हैं दे हैव गॉट लॉन्ग टंग, और ये फ्लावरिंग प्लांट्स के नेक्टर को तक कर सकती हैं, विद लैप अप कर सकती हैं विद लॉन्ग टंग। दे हैव गॉट रिड्यूस्ड डेंटिशन, यानी क्योंकि उनका काम फ्लूइड को फीड करना है तो उसमें डेंटिशन की एज सच नेक्टर फीडिंग बैट्स में जरूरत नहीं है। जो ब्लड फीडिंग बैट्स हैं दे हैव गॉट शार्प टीथ, शार्प फ्रंट टीथ, while they have got very small or very few teeth. इस तरह हनी पॉसम जो एक एनिमल है उसके इट हैज आल्सो गॉट लॉन्ग ब्रश टिप टंग और कम दांत होते हैं, ठीक है जी। सो नाउ वी कम टू वर्ड्स डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स, और इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से लेके और आगे तक डिफरेंट वैरायटीज हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम एक सैक की तरह हो, बोरी की तरह हो, उसका एक ही रास्ता, वहीं से फूड एंटर हो रहा है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वहीं से बाहर निकल रहा है। ये इन द नाइडेरियंस दिस इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट। इसी तरह जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं उनमें भी हालांकि बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नजर आ रहा होता है, लेकिन अंदर से वो जितना भी कॉम्प्लेक्स उसकी ओपनिंग एक ही होती है, उसी माउथ से फूड इनटेक होती है, इंजेशन, और उसी माउथ से ही अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूव होता है, कॉल्ड इंजेशन। ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसमें के एक ही ओपनिंग हो उसका जनरल नेम होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इसके जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ट्यूब लाइक फॉर्म, जिसमें के माउथ, एक ओपनिंग माउथ होती है और दूसरी ओपनिंग एनस होती है। digestion takes place through mouth, and after digestion takes place through anus, ठीक है जी। यहाँ पे आप इसका कैप्शन जो डिटेल है इसको एक दफा पढ़ लें कि ए में जो है हाइड्रा की एग्जांपल को शो किया है, और इसमें जो फूड इनटेक होता है इसमें मोस्टली इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन थोड़ी बहुत होती है पहले, मतलब इट रिलीजेस एंजाइम्स इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और फिर उसके बाद जैसे वो पार्टिकल्स थोड़े से छोटे होते हैं तो फिर वो उसको एनगल्फ कर लेते हैं सराउंडिंग सेल्स, और फिर बाकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल नेरिया यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज के ग्रुप में है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसमें भी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों होते हैं। ये जो एग्जांपल है ये नीमाटोड की है जिसमें कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, माउथ, फेरिंक्स, एनस, और भी पार्ट्स हैं लेकिन मतलब ये पार्ट्स पर्टिकुलरली नुमाया हैं। जो इसी तरह इंसेक्ट्स में अगर देखें तो पहले माउथ है, फिर उसके बाद इसका एसोफेगस में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है एनलार्ज्ड क्रॉप, इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, एंड इट ओपन्स अप इन एनस। अच्छा, तीन एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट में डिटेल से डिस्क्राइब हुई है। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ प्रोटोजोआ, एक सिलिएटेड प्रोटोजोअन है जिसमें कि डाइजेशन किस तरह हो रही है, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर यानी कि अपने इर्द गिर्द से छोटे फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करना है। अब आपके देखें इसकी पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया है, ठीक है जी, और एक तरफ एक डिप्रेशन है, एक ग्रूव्स है, इसको कहते हैं बकल कैविटी, और इस ग्रूव के एंड पे एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड साइटोस्टोम व्हिच कैन बी टर्म्ड एज इट्स माउथ। और यहाँ पे ये जो सीलियां हैं इस एरिया के इस तरह बीट करते हैं कि इर्द गिर्द के वाटर से स्मॉल फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर की तरफ ले आते हैं, टुवर्ड्स बकल कैविटी, देन टुवर्ड्स साइटोस्टोम। साइटोस्टोम के पॉइंट के ऊपर जिसकी सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होती रहती है, अंदर की तरफ बढ़ती रहती है, और उसकी मदद से वो फूड पार्टिकल्स जो उसमें सारे आ गए हैं, इट रिजल्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, और फूड वैक्यूल बन जाता है। इस फूड वैक्यूल में से पहले वाटर एब्जॉर्ब होता है, और एक्सेस वाटर जब कम हो जाता है और उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐसे ऐड होते हैं जिसकी वजह से पीएच जो है वो टुवर्ड्स एसिडिक हो जाती है। पीएच एसिडिक होने की वजह से अगर कोई इसमें कोई बैक्टीरिया या कोई चीज अलाइव है तो वो किल हो जाएगी, और फूड मटेरियल जो भी है वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसके डिफरेंट ब्रेक डाउन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। उसके बाद लाइसोसोम इसके साथ आके अटैच होते हैं। जब लाइसोसोम आके अटैच होते हैं तो जो लाइसोसोम एंजाइम्स हैं वो अल्कलाइन पीएच के ऊपर काम करते हैं, उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो उसकी पीएच को अल्कलाइन कर देते हैं। अब साइज भी इसका बड़ा हो रहा है, इसकी पीएच भी बढ़ गई है,
पहले कम थी, पीएच एसिडिक है, पीएच ज्यादा हो गई है, न्यूट्रल से थोड़ी आगे 8 चली जाती है, और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल को। जब फूड मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है देन इट इज एब्सॉर्ब बाय द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, और फिर उसके बावजूद जो बीच में चीजें रह जाती हैं जो भी डाइजेस्ट नहीं हुई उसको फिर रिमूव करना होता है बॉडी से, और एक रेजिडुअल वैक्यूल होता है जो आके सरफेस के साथ अटैच होता है, जिस पॉइंट के ऊपर अटैच होता है दैट इज कॉल्ड साइटोपाइल। और ये जो पॉइंट है ये एनस के तौर पे, साइटोस्टोम माउथ के तौर पे काम कर रहा है, साइटोपाइल जो है ये एनस के तौर पे काम कर रहा है, और जो भी वेस्ट मटेरियल वो इधर से बाहर निकल जाएगा, और मेम्ब्रेन जो इधर से कम हुई थी वो दोबारा इधर ऐड अप हो जाएगी। कंप्लीट डाइजेशन एक ही सेल है तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही सिर्फ होनी। सेकेंड एग्जाम्पल जो आप इधर डिस्क्राइब हुई है दैट इज ऑफ बाइवैल्व मॉलस्क। ठीक है, अब ये डायग्राम थोड़ी सी ना ज्यादा फोकस मांगती क्योंकि हमने अभी तक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लगता है। अब पहले इसके पार्ट्स को देखें। यहाँ पे इसोफेगस से पहले जो ओपनिंग है वो माउथ के ला सकती है। एक्चुअली बाइवैल्व मोलस्क तो अपनी जगह से, बाइवैल्व मोलस्क क्या होते हैं, ऑयस्टर्स हैं, फ्रेश वाटर मसल है, मूव नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर इनकरेंट साइफन होता है और एक्सकरेंट साइफन होता है, वहां से इनकरेंट साइफन से उनके बॉडी के अंदर पानी आ रहा होता है